हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। तो अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। चलिए आज जो हम लोग ये टेस्ट देखेंगे, ये टेस्ट नंबर है आपका कितना, तो 18 का ये पार्ट नंबर कितना है, तो दूसरा है। 18 के पार्ट नंबर पहला तक करा दी है और सभी टेस्ट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन है इस टेस्ट के अंदर वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा ऑफलाइन टेस्ट चलाया जाता है, उसी टेस्ट का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, जो मतलब कल 18 के पार्ट नंबर 1 तक कर लिए थे ना, तो जो आगे बचा है उसको देखेंगे इसमें हम लोग। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। देखिए जो पहला क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिए अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए देखिए जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किस राज्य में, तो तेलंगाना राज्य में है। किस राज्य में, तेलंगाना राज्य में ये निजाम सागर बांध है आपका। लेकिन ये किस नदी पे अगर पूछ ले कि ये किस नदी पे, तो ये आपका मंजीरा नदी पे है और हैदराबाद के नियर है ये निजाम सागर बांध, और ये मंजीरा नदी पे है। और मंजीरा नदी है ये आपका गोदावरी नदी के सहायक नदी है। किसका सहायक है, गोदावरी नदी के सहायक है। तो आपको याद क्या रखना है, निजाम सागर बांध तेलंगाना राज्य में है, ये मंजीरा नदी पे है और मंजीरा नदी जो है ये गोदावरी नदी के सहायक है। समझ गए बातों को। अगला हम ऑप्शन बी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपका गोदावरी नदी पे जायकवाड़ परियोजना है। सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि जायकवाड़ परियोजना किस नदी पे, तो गोदावरी नदी पे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपका फरक्का बांध जो पश्चिम बंगाल में है। जबकि अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कृष्णराज सागर बांध जो है ये आपका कर्नाटका में है। किस नदी पे, तो कावेरी नदी पे स्थित है। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के यानी कि मणिकरण में गर्म झरना की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मणिकरण जो गर्म झरना है ये कहाँ पे है। कई बार ये एग्जाम में पूछा था कि ये कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये किस वजह से ये गर्म झरना है, तो ये भूतापीय ऊर्जा के वजह से। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये भूतापीय ऊर्जा की वजह से वहाँ पे गर्म पानी निकलता है, ठीक है। और ये एक ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि कैसे निकलता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे नदी बह रहा है और उसकी नदी से जस्ट नीचे जो है बहुत बड़ा कैल्शियम कार्बोनेट ये सब का खदान है वहाँ पे, तो वहाँ का जो पानी होगा ना वो थोड़ा सा हीटअप हो जाता है। समझ गए बातों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा की वजह से होता है, यानी कि अंदर के टेम्परेचर की वजह से गर्म हो जाता है। अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि GDP सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जाता है। तो देखिए जीडीपी जो होता है ना, जैसे कि किसी भी देश के लिए जो उसके जितना भी उस देश का क्षेत्रफल है, मतलब जहाँ तक है क्षेत्रफल, वो सब के अंदर उस पूरे क्षेत्र के अंदर जो कुछ भी फाइनल गुड्स जो तैयार हुआ ना और जो बिकने लायक है वो सब जीडीपी के अंदर आता है, ठीक है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसी देश के आर्थिक विकास को मापा जाता है इसमें, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन जो है केंद्र सरकार की गैर योजना का अंग, ठीक है, गैर योजना का अंग नहीं है, ठीक है। गैर योजना का अंग नहीं है मतलब वो योजना का अंग होगा। समझ गए क्वेश्चन को। देखिए किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी सरकार का खर्च जो होता है वो दो मैटर में होता है। एक होता है गैर योजना पे खर्च, एक होता है क्या कि मतलब योजना पे खर्च। योजना पे खर्च का मतलब क्या है कि हम ऐसे चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं जो आगे हमें मतलब अभी वो इन्वेस्ट के रूप में है, आगे हमें रिटर्न देगा। जैसे कि ऐसे मानिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के पीछे जो खर्च कर रहे हैं सिर्फ पढ़ाई के पीछे, ये आपका योजना है। क्योंकि आपको पता है अभी फॉर्म आया है, आप भरे हैं, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सब आपका क्या है, तो योजना है। लेकिन अगर आप जो डेली बेसिस पे खर्च कर रहे हैं, जैसे कि रेंट दे रहे हैं, पानी ला रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, तो ये सब क्या है, गैर योजना के अंदर आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन हमको खोजना है, गैर योजना का अंग नहीं है मतलब योजना का अंग होना चाहिए। तो देखिए ब्याज भुगतान, तो ब्याज भुगतान मतलब किसी से कर्ज लिया तो उसके बदले भुगतान कर दिया, तो वो कोई योजना थोड़ी ना है, उससे हमें भविष्य में कुछ रिटर्न नहीं ना मिलेगा, नहीं। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी में, तो राज्य को अनुदान, जो देखिए केंद्र सरकार जो है राज्य को अनुदान देता है तो उसके बदले उनको कुछ नहीं मिलता, वो राज्य अपने मतलब अपने लिए ही वो खर्च करता है, ठीक है। जबकि सब्सिडी मतलब क्या, इसमें तो सरकार को लॉस ही होता है, ये पब्लिक के लिए दिया जाता है। जैसे कि 1000 का सामान है तो सरकार उस पर 400 सब्सिडी दे दिया, मतलब आपको 600 में मिलेगा, उसका 400 भरपाई सरकार करेगा। लेकिन विद्युतीकरण पर खर्च जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये योजना है, ये गैर योजना
नहीं है, योजना का अंग हो जाएगा कौन, तो ये हो जाएगा विद्युतीकरण। जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा पावर प्लांट अगर सरकार, केंद्र सरकार लगाया, ठीक है, तो उस पावर प्लांट से अगर ऊर्जा निकलते रहेगा, एक बार खर्च कर दिया, लगा दिया, ऊर्जा निकलते रहेगा, तो जब तक ऊर्जा निकलेगा तब तक सप्लाई होते रहेगा, तब तक उनको पैसा उससे मिलते रहेगा। समझ गए बातों को, तो क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था, ठीक है, तो इसका आंसर 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेमचंद्र रॉयचंद्र के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका स्थापना 1875 में हुआ था। और ये पूरे एशिया यानी कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो वो भी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए हम आपको बता रखे हैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम सब जगह हम आपको मतलब लिंक भी दे रखे हैं। और मतलब जैसे कि जो मतलब 12 से लेकर के 16 तक और जो मतलब 18 से लेकर के और 22 तक टेस्ट है, उसका एक छोटा सा कॉस्ट भी रखा गया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन जो है आपका मतलब 46 नंबर जो क्वेश्चन है, मतलब प्रोसेस आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मतलब टेलीग्राम चैनल पे बता दिया कि कैसे आपको लेना। देखिए एक पाउंड में अगर हम ओंस की बात करें तो कितना ओंस होते थे, आप केजी में तो जानते हो। देखिए एक पाउंड बराबर कितना होता है, तो 0.454 केजी होता है। अगर इसको ग्राम में पूछ ले तो 454 ग्राम हो जाएगा एक पाउंड बराबर। लेकिन अगर ओंस में पूछ ले तो एक पाउंड बराबर कितना होता है, तो 16 औंस होता है, ठीक है। एक पाउंड बराबर 16 औंस होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब एक पाउंड में 16 यानी कि औंस होता है। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। क्या कह रहा है कि यानी कि कमानी तुला किस सिद्धांत पे काम करता है। तो कमानी तुला जो होता है ना, स्प्रिंग लगा रहता है उसमें। आप देखिए हुई है कि जैसे कि सिलेंडर जो मिलनी पहुंचाने वाला जो होता है ना, वो अपने पास कमानीदार ही तुला रखा रहता है, उस स्प्रिंग पे उसको लगाता है और बता देता है कितना केजी का है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हुक्स के नियम के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। देखिए हुक्स का जो नियम है ये क्या बोलता है कि स्ट्रेस जो होता है, STRESS, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन, ठीक है। तो ये देखिए स्ट्रेस क्या होता है, ये कुछ नहीं होते, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे प्रेशर पढ़ते हैं ना, ऐसे ही प्रेशर मतलब ये जैसे कि प्रेशर होता है तो वो जनरली लिक्विड पे लगता है, लेकिन स्ट्रेस जो होता है सॉलिड मटेरियल पे लगता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेन क्या होता है ना कि ये चेंज, मतलब अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो उसमें खिंचाव कितना हुआ, तो खिंचाव होने की वजह से कुछ लेंथ में चेंज आया ना, तो चेंज ऑफ लेंथ जो होगा और बटे में ओरिजिनल लेंथ, तो यही क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो ये हुक्स का ही नियम ये चीज़ें है। अगर हम इसको मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाते हैं, तो स्ट्रेस इक्वल टू में स्ट्रेन इनटू में यंग मॉडुलस होता है, ठीक है। हालांकि इतना डीप में आपको नहीं जाना है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ याद रखना है कि हुक्स का नियम है जो कमानीदार तुला के लिए है, और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन जो हुक्स के द्वारा ये दिया गया था। अगला इसमें और भी ऑप्शन है, थोड़ा देखिए, जैसे कि बॉयल्स का नियम हो गया और चार्ल्स। दो को नियम पूछा जाता है, हमेशा याद रख लीजिए। एक तो होता है बॉयल्स का और एक होता है चार्ल्स का, दोनों आप याद रखिए। जैसे कि देखिए प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब इस दोनों में आप कंफ्यूज करते हो, तो देखिए पहले आप P लिखते हैं तब बाद में T होता है ना। उसी के बाद पहले आप C लिखते हैं तब ना आपका पहले आप B लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो C होता है। तो आप ऐसे याद रखिए। देखिए प्रेशर टेम्परेचर होता है, अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ होता है, दो ही होता है। तो पहले आप P लिख दिए, P होता है, बाद में T होता है, T लिख दिए, पहले B होता है, B लिख दिया, बाद में C होता है, C लिख दिया। अब इसको आप बस जस्ट आपको क्रॉस कर देना, ठीक है। जो मतलब बॉयल्स का नियम होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जो चार्ल्स का नियम होता है उसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। ऐसे आप याद रख लिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। तो बॉयल्स के नियम में क्या होता है, तो इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट होता है। और ये जो दोनों नियम है आदर्श गैस पे लगता है, यानी कि आइडियल गैस पे लगता है, ठीक है। अगला हम बात करें बर्नौली के सिद्धांत। तो देखिए बर्नौली में क्या होता है कि ऊर्जा का संरक्षण होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बर्नौली के सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। और देखिए जो हवा में एरोप्लेन उड़ता है वो भी बर्नौली के सिद्धांत पे ही उड़ता है, इसको आप याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। हवा में जो एरोप्लेन उड़ता है वो बर्नौली के सिद्धांत पे ही उड़ता है। अगर हम बात करें पास्कल के नियम के, तो पास्कल के नियम जो है प्रेशर से संबंधित है, और हाइड्रोलिक ब्रेक में पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। क्या कह रहा है कि सूर्य को यानी कि सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है। तो देखिए जो सूर्य से ऊष्मा जो आता है पृथ्वी को मिलता है वो रेडिएशन यानी कि विकिरण के द्वारा मिलता है, क्योंकि रेडिएशन के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि अगर सूर्य से अगर पृथ्वी तक आ रहा है तो बीच में वैक्यूम भी पड़ा होगा, कुछ माध्यम भी मिला होगा, ठीक है, निर्वात भी पड़ा होगा, तो इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होता है ट्रेवल करने के लिए रेडिएशन का। जबकि अगर हम संवहन की बात करें कन्वेक्शन के, तो ये आपका कहाँ होता है, तो द्रव और गैस में होता है। चालन यानी कि कंडक्शन की बात करें तो ये सॉलिड में होता है। जबकि विखंडन की बात करें तो ये आपका विखंडन की बात यहाँ पे छोड़ दे। देखिए जो ये विखंडन होता है ना, एक्चुअली ये टूटता है। जैसे कि एक वो बड़ा चीज़ है ना, तो ये दो गो छोटा छोटा चीज़ में, दो गो तीन गो चार गो में छोटा छोटा चीज़ में टूटता है, तो उसको विखंडन कहते हैं। और ये आपका एटम बम में विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। जबकि संलयन के सिद्धांत पे काम करता है वो आपका हाइड्रोजन बम होता है। तो ये दोनों को याद रखें। मतलब विखंडन में जो एटम बम होता है उसमें मतलब एक बड़ा नाभिक टूट कर दो छोटा छोटा नाभिक बनाता है, लेकिन संलयन में क्या होता है कि दो छोटा छोटा नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक को बनाता है। ये होता है आपका हाइड्रोजन बम और ये होता है आपका एटम बम होता है। समझ गए बात। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन है इसको देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होता है। तो जो बैटरी होता है उसमें क्या होता है, तो H2SO4 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जबकि ऑप्शन ए की बात करें इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। इसे ईंधन में मिलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ईंधन है जिसको मतलब मान लीजिए गाड़ी को उसको बहुत ठंडे इलाका में चलाना है, तो उसमें ना उस ईंधन में थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। या मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी जेट इंजन है जो जा रहा है अंतरिक्ष में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पर उसके मतलब जो ईंधन है उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये आपका खाने वाला सोडा होता है। यानी कि एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल का ही दूसरा नाम क्या है, तो इथाइल अल्कोहल इथेनॉल का ही दूसरा नाम है, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH होता है। और ये ही शराब, इसी को शराब बोलते हैं। शराब किसके द्वारा बनाया जाता है, तो किण्वन के द्वारा शराब को निर्माण किया जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 50 आएगा जो इस स्लाइड में है। देखिए आपका 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए ताकि आप अच्छे से देखिए। इसमें जो भी क्वेश्चन है ना बहुत महत्वपूर्ण ही है, आपको सबको सीरियसली देखना चाहिए अगर आप सही से पढ़ना चाहते हैं तब। देखिए 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समान तरंगदैर्ध्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा। समान तरंगदैर्ध्य का मतलब समझते हैं कि उसका दोनों का लेम्डा अगर समान है तो और क्या समान हो सकता है इलेक्ट्रॉन और फोटोन का। तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन के केस में लेम्डा बराबर होता है H/mv। एम क्या है, तो मास है, और v क्या है, तो उसका वेलोसिटी है, और ये लेम्डा क्या है, तरंगदैर्ध्य है। और H क्या है, तो ये आपका प्लांक्स कांस्टेंट होता है जो कि चेंज नहीं होता, हमेशा सेम होता है। तो देखिए जब आपका ये सेम हो गया और ये सेम हो गया, ठीक है, किसके केस में, इलेक्ट्रॉन के। फोटोन की बात करते हैं, इसमें भी लेम्डा से लेम्डा इक्वल टू H/mc होता है, ये मास होता है, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है फोटोन के केस में, ठीक है। यहाँ पे फोटोन होगा, ठीक है, फोटोन के केस में। तो देखिए अब यहाँ पे आप क्या देखिए कि लेम्डा सेम हो गया, दोनों में, और H सेम हो गया। तो अब क्या बराबर हो जाएगा, यानी कि M भी बराबर में क्या हो जाएगा आपका MC, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब ये बराबर है और ये बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या अब देखिए बराबर ये क्या होता है, MV और MC क्या होता है, तो ये होता है आपका समवेग होता है। क्या होता है, समवेग। लेकिन कौन सा समवेग होता है, तो ये आपका लीनियर मोमेंटम होता है, यानी कि रेखीय समवेग होता है, एंगुलर की यहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए बात। तो अगला देखिए, अगला आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। नाइट्रिक एसिड का सबसे यहाँ पे आपको आणविक द्रव्यमान नहीं पूछा है, आप ऐसा मान लीजिए कि फार्मूला पूछा है, ठीक है, यानी कि HNO3 होता है। तो H का कितना होता है मास, तो 1 होता है। N का कितना होता है, तो 14 होता है। और O का कितना होता है ऑक्सीजन का, तो 16 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 48। तो कितना आ जाएगा, ये आपका 63 आ जाएगा, जोड़िएगा तो, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, कह रहा है कि नाभिक का आकार होता है। तो यहाँ पे दो आकार में आप कंफ्यूज करते, एक तो नाभिक का और दूसरा किसका, परमाणु का, ठीक है। परमाणु यानी कि एटम, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, परमाणु मतलब क्या, तो एटम। तो नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर,
या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जबकि अगर यहाँ पे पूछ ले आपका यानी कि परमाणु एटम का, तो 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। ध्यान कैसे रखिएगा, देखिए यानी कि एक परमाणु के अंदर होता है नाभिक, तो नाभिक क्या होगा, ऑलरेडी छोटा होगा। तो देखिए ये 10⁻10 मीटर है, तो 10⁻15 मीटर है, तो छोटा हो गया ना। तो बस ऐसे आपको याद रखना है, 5 का फर्क होता है, ठीक है। जो आपका नाभिक होता है वो 10⁻5 सेंटीमीटर छोटा होता है, किससे, परमाणु से। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कोई भी अवेलेबल नहीं था। ये जो लोग इसमें बहुत सारे लोग टिक मार दिए होंगे, ये आपका परमाणु का होता है, न कि नाभिक। समझ गए बात। तो अगला देखिए, अगला आपका 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 52 है, मतलब 52 कह रहा है, 53 है, मतलब 53 नंबर है। ये कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील, या कभी कभी आपको अभिक्रियाशील भी पूछा जाएगा, तो इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम है। लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको यहाँ पे 4 में कन्फ्यूजन होगा। हालांकि इस ऑप्शन में इतना ईजी दिया हुआ है कि आप जल्दी पकड़ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मतलब आपको सोडियम को ध्यान में रखना है। ये होता है आपका जैसे कि सोडियम ये 11 पे होता है। इससे जब भी आप आगे बढ़िएगा तो ये 18 तक लास्ट जाएगा, उसके बाद फिर 19 से शुरू हो जाएगा। तो सोडियम के बाद ये आपका मतलब पोटेशियम से शुरू होगा फिर से ही। तो यहाँ पे जैसे कि आपका 11 हो गया, तो 12 नंबर पे कितना होता है, मैग्नीशियम, और ये 19 हो गया, ठीक है। तो 20 नंबर पे आपका क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। बस आप इसको क्या करना है कि एन बना करके याद, जैसे कि ऐसे आप एन लिखते हैं ना, एन ऐसे लिखते हैं ना, एन, तो बस आपको इसी तरीके से याद रखना है। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। देखिए तो मतलब बस आपको ऐसे करके याद रखना है। तो इधर की तरफ देखिए सबसे जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है ये आपका ये होता है, मतलब पोटेशियम होता है। उसके बाद कैल्शियम, पोटेशियम के बाद आपका सोडियम होता है, सोडियम के बाद आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम के बाद आपका क्या होता है, कैल्शियम के बाद आपका मैग्नीशियम होता है। तो इधर की तरफ नीचे की तरफ से ऐसे करके जाना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपका जो हो जाएगा आपका मतलब पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम से के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, तो कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद कौन सा हो जाएगा, तो मैग्नीशियम। इसके बाद और भी होता है, लेकिन इतना आप 4 गो एटलीस्ट याद रखिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए अगर पोटेशियम दिया रहता है तो पोटेशियम होता है, इसके बाद अगर सोडियम दिया रहता है तो सोडियम होता है, सोडियम के बाद वाला आपका कैल्शियम दिया है, कैल्शियम के बाद आपका मैग्नीशियम होता है। तो सबसे जो मैक्सिमम होता है अभिक्रियाशील ये आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन होता है, तो ये आपका पोटेशियम ही होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। क्या कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अष्टक के नियम के अपवाद को दर्शाता है। अष्टक के नियम को अपवाद को कौन दर्शाता है, तो बोरोन जो है ये अष्टक के नियम के अपवाद को दर्शाता है। जस्ट आप इसको याद करके रख लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। थोड़ा एक सेकंड थोड़ा छोटा करते, देखिए 55 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड डैश डैश के गठन के कारण चूना का पानी दूधिया बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात अब क्या करते हैं, हम थोड़ा एगो प्रोसेस समझा देते हैं, समझ लीजिए एक सेकंड में। आप बाजार से खरीद के लाते हैं तो क्या होता है, वो चूना होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, यानी कि H2O मिलाते हैं, तब ये क्या बनता है आपका कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि CaOH के होल ट्वाइस ये बन जाता है। मतलब यहाँ पे होल ट्वाइस होगा, इधर मेरा पेन नहीं चलता है, ठीक है, ये बन जाता है। अब इससे आप अपने घर को पुताई कर देते हैं, लेकिन ये उस समय में पूरा व्हाइट नहीं होता, ब्लैक रहता है। लेकिन जब ये मतलब आप घर के मतलब पुताई कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है, तब आपका क्या बनता है, तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये तब, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा आपका, मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब रिएक्ट करने के बाद ही ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो यही मतलब दूधिया जो पानी हुआ ना, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। क्या कर रहा है कि निम्न में कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है। तो तांबा का अयस्क कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कैल्कोसाइट जो हो जाएगा, ये आपका तांबा का अयस्क है। और एक और होता है क्यूपेराइट होता है, ये भी आपका तांबा के ही अयस्क है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें गैलेना, तो ये आपका पारा का अयस्क होता है। गैलेना जो होता है शीशा का होता है, किसका होता है, गैलेना शीशा का होता है। और सीनेबार जो होता है ये आपका पारा का अयस्क होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। 57 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ देख लेते हैं, आगे हम सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है कि शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग जो है सूर्य के प्रकाश ग्रहण करता है। तो मतलब जैसे कि जो पादप कोशिका में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है वो कौन सा भाग है। तो हम लोग 57 का आंसर इधर से देखेंगे। देखिए
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व किया जाता है और ये क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, तो प्लांट सेल में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए यानी कि नाइट्रोजन द्वारा डीएनए से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 जो होता है डीएनए के पार्ट होता है उसको आप याद रख लीजिए। हालांकि इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरेसिल जो होता है ये आपका आरएनए का पार्ट होता है। हम आपको अभी याद करा देंगे, आप देखते रहिए। देखिए डीएनए का 4 गो पार्ट होता है, एक तो आपका थाइमिन होता है, एक आपका गुआनिन होता है और एक होता है एडिनिन होता है। ये तीनों पार्ट होगा। एक होता है साइटोसिन जो होता है ये आपका डीएनए का 4 पार्ट होता है। यूरेसिल जो होता है आरएनए का पार्ट होता है, डीएनए का ये नहीं होता है और हमेशा एग्जाम में यही पूछा जाता है। आप दोस्तों देखिए ध्यान से पढ़िए, यूरेसिल यूरे पढ़ते थे, इसमें आर आ रहा है ना, आर तो आ रहा है ना, यूरेसिल आर आ रहा है, तो बस जिसमें आर आ रहा है वो आपका आरएनए से संबंधित है, डीएनए से संबंधित नहीं है। ऐसे आप को रिलेट करके याद रख लीजिए। अगला देखिए, अगला आपका जो 59 नंबर क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने यानी कि किसकी देन है। मतलब जैसे कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरा था पृथ्वी पर, उसके वजह से डायनासोर समाप्त हो गया था। तो ये किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लुइस अल्वारेज के द्वारा ये सिद्धांत मतलब दिया गया था। किसने दिया था ये सिद्धांत, तो लुइस यानी कि अल्वारेज ने दिया था। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। क्या कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और समयावस्था को डैश डैश नियंत्रण करता है। तो इस सब को जो नियंत्रण करता है यानी कि जो बैलेंस करता है वो किसके द्वारा, तो यानी कि बेलम के द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सेरिबेलम के द्वारा इन सब चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। ये आपका पश्च मस्तिष्क का भाग होता है सेरिबेलम। जबकि आपका सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम आपका बुद्धि का केंद्र होता है और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये आपका अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। क्या कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन महिला का प्राथमिक जनन अंग होता है। ठीक है, जननांग होता है, पहला जननांग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडाशय यानी कि ओवरी यानी कि ओवरी में ही ओवम यानी कि अंडा का निर्माण होता है। उसके बाद अंडा जब स्पर्म से मिलता है तब जाकर के आगे क्या होता है, तो जाइगोट बनता है। तो प्रारंभिक अवस्था कहाँ से, यहीं से अंडाशय से ही शुरू होता है। जबकि अगर हम बात करें गर्भाशय का यानी कि यूट्रस की बात करें तो यहाँ पे जो बच्चा होता है उसको निर्माण होता है, मतलब ये बड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फ्लैपियन ट्यूब की बात करें तो ये निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे होता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होता है, तो ये आपका फ्लैपियन ट्यूब में होता है निषेचन की प्रक्रिया। अगला देखिए, अगला जो आपका 62 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है यानी कि वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। तो ये मतलब इस वायरस के कारण जो क्या होता है, तो देखिए इस वायरस की वजह से जो चिकन पॉक्स होता है, वेरिसेला वायरस की वजह से क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि वेरिओला वायरस से क्या होता है, तो जब ये वेरिओला वायरस आएगा ना तब ये आपका स्मॉल पॉक्स होता है। ओला से मतलब ऐसे आपको रिलेट करिए, जैसे कि पत्थर जो गिरता है ना बारिश में उसी को ओला बोलते थे, वेरी ओला। तो ओला क्या होता है, छोटा छोटा ही होता है ना, तो उससे आप स्मॉल पॉक्स याद रख लीजिए, ऐसे करके को रिलेट करके याद रखिए क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। लेकिन अगर वेरिसेला से पूछे तब आपका चिकन पॉक्स हो जाएगा। पोलियो जो है वायरस से होने वाला एक रोग है। रेबीज जो होता है ये मतलब कुत्ता के काट लेने से होता है। ठीक है, और हैजा ये आपका मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, वैक्सीन। पोलियो के वैक्सीन का खोज किया था जॉन साल्क के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन साल्क के द्वारा। जबकि पोलियो ड्रॉप के खोज किसके द्वारा किया गया था, ये मैं नीचे लिखा हूँ, बता देखिए। पोलियो ड्रॉप का जो खोज किया था वो किसके द्वारा किया था, शाहीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, शाहीन के द्वारा। अगला यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन और देखना बाकी है। ठीक है, देखिए जो आपका 63 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। कौन सा इसमें से एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। HTTP जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। जबकि IP क्या है तो ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और TCP क्या है तो ये आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए जो आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है
कि आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुआ। तो मतलब रामसर संधि के जो सदस्य बना था भारत, वो किस वर्ष बना था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1982 में भारत इसके सदस्य बने थे। जबकि ये रामसर जो है मतलब ये ईरान में एक जगह है। तो पहला जो रामसर सम्मेलन हुआ था ये 1971 में हुआ था। कहाँ पे? ईरान में हुआ था। ठीक है, अगर पूछे रामसर सम्मेलन पहली बार कब हुआ था तो 1971 में हुआ था ईरान में, और भारत इसके सदस्य बने कब? तो 82 में बने, यानी कि 11 साल बाद भारत इसके सदस्य बने थे। ठीक है, और ये आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। किस दिन? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 65 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें से कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन है, ये आपका वायु प्रदूषक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी वायु प्रदूषक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये आपका वायु प्रदूषक नहीं होता है। ये एक लाफिंग गैस है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस होता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये वायु प्रदूषक तो नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस पूछे, ग्रीन हाउस गैस जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के अंदर आता है। याद एकदम फोर्स करके याद रखिए इसको, यही चीज़ें कन्फ्यूजन करता है एग्जाम में खाली। ठीक है, ये क्या है कि मतलब वायु प्रदूषक नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्य का विकास डैश डैश कहलाता है। तो कौन सा? तो सतत विकास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक तंत्र को बनाए रखते हुए, जैसे कि देख रहे हैं ना कि आजकल इतना ज़्यादा पेड़ पौधे की कटाई चल रहा है, अगर हम उसके जगह पे फिर से नया पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमें बाद में ऑक्सीजन मतलब सही से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम अपने मतलब विकास के लिए अगर ज़रूरत है तो हम उसको काटते हैं, तो उसके बदले कितना और ज़्यादा लगाना चाहिए, तो उसको भी ध्यान में रख कर के ही प्रकृति का दोहन करना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। अगला जो आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 67 नंबर की निम्न में से कौन सी जो है मतलब शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कालबेलिया जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है, न कि ये शास्त्रीय। जबकि आपका कथक जो है ये उत्तर भारत का मतलब शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है केरल के शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है आपका उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य है। अभी 8 टोटल शास्त्रीय नृत्य है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पाब्लो पिकासो कहाँ के थे। तो पाब्लो पिकासो जो थे ये आपका स्पेन के थे, और ये एक महान चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो कौन थे? एक महान चित्रकार थे। अगला देखिए, अगला जो आपका 69 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 69 नंबर कह रहा है कि पुस्तक 5.1 किसके द्वारा लिखा गया। तो ये आपका चेतन भगत के द्वारा। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें याद न रहे तो एक चीज़ आप लगा सकते, जैसे जितना भी अगर पुस्तक के नाम में कोई नंबर आ जाएगा, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, हाफ हो गया, हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, ठीक है, मतलब 400, तो ये सब जो है ना किसके द्वारा? चेतन भगत के ही द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला आपका 70 नंबर क्वेश्चन करा कि यानी कि पुलिट्जर पुरस्कार जो है मतलब पुलिट्जर पुरस्कार को किस वर्ष डैश डैश के द्वारा स्थापित किया गया। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1917 में इसका स्थापना किया गया पुलिट्जर पुरस्कार का, और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किस देश के द्वारा? तो यूएसए के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो मानव विकास जो है ना मतलब इसका जो प्रकाशन है यूएनडीपी के द्वारा किया है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जो है मतलब प्रकाशित किया जाता है। और ये जो है कब से? तो 1990 से प्रकाशित किया जाता है। और इसको प्रकाशित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन 3 चीज़ का खास रूप से ध्यान रखता है। वो हो गया आपका शिक्षा हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, और जीवन प्रत्याशा हो गया। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और ये सबसे पहले जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। अच्छा, इधर ये भी इधर भाग गया, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, नहीं कट रहा होगा। देखिए, तो ये सबसे पहले जो है किसके द्वारा ये कार्यक्रम को मतलब पूरा बनाया गया? तो महबूब उल हक के द्वारा बनवाया गया। और ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। तो इनका नाम भी याद रखना। इसमें 3 चीज़ को कंसीडर किया जाता है, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा को। 1990 से शुरू हुआ, यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, मानव विकास मतलब रिपोर्ट में भारत का 2022 का क्या स्थान है, ये मुझे आप बताइए। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ
कहाँ है, तो इसका स्थापना 1909 में हुआ था और ये पहले इसका मुख्यालय लंदन में था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है इसका मुख्यालय दुबई में है, यूएई के दुबई में। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अभी अध्यक्ष जो है यानी कि ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष है और ये न्यूजीलैंड के है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम एक चीज़ बता दें आपको, जैसे कि इसका PDF जो है, जैसे कि आपका टेस्ट नंबर कितना, तो 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। ये आपका 5 टेस्ट है, इसके लिए 5 टेस्ट हो गया। 17 नंबर टेस्ट हम आपको टेलीग्राम पे डाल दिए। टेस्ट नंबर 1 से लेकर के और टेस्ट नंबर 11, ठीक है, और टेस्ट नंबर 17 ये सब टेलीग्राम पे डाला है, आप वहाँ से फ्री में देख सकते हैं। और ये एक टेस्ट और एक और टेस्ट, जैसे कि आपका कितना, तो 18, 19, 20, 21 और 22, ये पांचों टेस्ट हम आपको एडवांस में कल प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब हम व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे। एक छोटा सा कॉस्ट है, जैसे कि इसके लिए 5 टेस्ट है, ठीक है। आपको बस 20 रुपीज़ पे करके ये लेना है। जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, हालांकि एक बार मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नंबर देख लीजिए। जैसे कि आपका 935795 और 34 ये नंबर है, इसी पे मतलब सब कुछ चालू है, ठीक है। तो इसी पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको भेज देंगे, ठीक है। मतलब जस्ट इस 5 टेस्ट के लिए आपको 20 रुपीज़ रखा गया। अगला देखिए, अगला और वो मतलब बिल्कुल न्यू टेस्ट है, मतलब जैसे कि ये टेस्ट है ना, मतलब टेस्ट नंबर 12 में सिर्फ उसमें जो मतलब GK GS का एक टेस्ट में उसी में थोड़ा सा मतलब जैसे कि इस तरह से एक्सप्लेन किया गया, बाकी सभी टेस्ट बिल्कुल न्यू है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 73 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए पाकिस्तान को प्रथम प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वो लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। लेकिन अगर आपसे पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर पूछे, जो मतलब गवर्नर, तो ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना। जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वहाँ के गवर्नर बने थे, जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री लियाकत अली बने थे। अगला है आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है लूसी बोली किस राज्य से बोली जाती है, किस राज्य में बोली जाती है, ठीक है। तो लूसी जो बोली है ये कहाँ पे बोली जाती है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। जबकि मणिपुर में कौन सी बोली, तो मोती यानी कि मैती, मैती बोली, मोती नहीं, मैती। मैती जो है कहाँ पे, तो मणिपुर में। ऐसे आप याद रखिए, जैसे कि मणिपुर में भी म है और मैती में भी म है, तो ये कहाँ पे बोला जाता है, मैती बोली मणिपुर में। केरल में आपका मलयालम और गोवा में कोंकणी और मिजोरम में आपका कौन से, तो लूसी बोली बोला जाता है। 74 क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन आपका है 75 नंबर, वो एक्चुअली दूसरे पेज में था, तो मैं यहीं पे उस क्वेश्चन को लिख दिया और डिस्कस कर देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या था कि यानी कि चौकीदारी कर से संबंधित है। देखिए चौकीदारी कर जो है बिहार में 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये पहले जो स्टार्ट हुआ था मुंगेर से स्टार्ट हुआ था, बाद में ये मोतिहारी यानी कि पश्चिम चंपारण में मतलब मोतिहारी में ये बाद में चला गया, और मोतिहारी के बेतिया जो क्वेश्चन के आपका ऑप्शन में आंसर बेतिया था, ठीक है। तो ये मोतिहारी के बेतिया में मतलब चौकीदारी कर मतलब ज़्यादा दिन तक चला था। और ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि ये किस टाइम में स्टार्ट हुआ था, तो उस समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था। तो मतलब ऐसे भी पूछा जाता है कि चौकीदारी कर जो है वो किस आंदोलन का एक हिस्सा है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में चल रहा था और चौकीदारी कर भी 1930 में चल रहा था। तो दोनों को कोरिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है बिहार के मोतिहारी यानी कि बेतिया में और मुंगेर से ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, आप कर दीजिए, ठीक है। और आप खूब मन लगा के पढ़िए। देखिए अब जो है टाइम है ना, बहुत कम टाइम है, आपको देखते देखते में ख़त्म हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ। देखिए अब आपको सिर्फ वही यूट्यूब चैनल फॉलो करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे आपको कंटेंट अच्छी मात्रा में दिया जाता है, एक मतलब ऑथेंटिक दिया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी क्वेश्चन को टाइप कर दिए और दे दिए। ये सब जो क्वेश्चन है ना, एक मतलब बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट का कंटेंट है, समझ रहे। अगर आप पटना में हैं, आसपास है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर जा करके टेस्ट दीजिए। 20 रुपया लगता है टेस्ट देने का, एक दिन का। वहाँ पे जा करके आप टेस्ट दीजिए, आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप वहाँ पे नहीं हैं तभी भी हम आपके लिए मतलब अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए और थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।